Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay. So today we are going to start chapter number 11, three-dimensional geometry of your NCERT board syllabus. Second last chapter of your syllabus and the very important one. ठीक है? As far as the weightage of your question paper is concerned, अच्छा खासा weightage रखता है ना? Three-dimensional geometry. So welcome to the world of 3D. और दूसरी बात, पहले भी मैंने कहा था, वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में भी कहा था, जिसको वेक्टर आता है उसको 3D आता है, जिसको वेक्टर नहीं आता है वो 3D के बारे में सोचना भी बंद कर दे, फिर वो बस चीजों को रट के जा सकता है, दैट इज फाइन, बट वो कब तक याद रहेंगे उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है ना। बट अगर 3D वेक्टर अच्छे से करके गए हो तो 3D भी कर लोगे। तो जो बच्चे डायरेक्ट 3D देख रहे हैं, पहले वेक्टर जाएं, 10-12 क्लासेस उसकी हैं, उसको देखकर फिर 3D पे आए। ओके, शुरू करें। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 11th में डिस्कस हो चुका है, मतलब इंट्रोड्यूस तो हो चुका है, तो इंट्रोडक्शन की तो जरूरत होगी नहीं। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब ऐसी ज्योमेट्री जिसमें कल तक अपन दो डायमेंशन सीखते थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग, दो एक्सिस होती थी हमारी, और उससे प्लेन, उससे हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन तैयार होता था। आज हमारे पास तीन एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ये मानी जाती है, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस ये मानी जाती है, एंड पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस ये मानी जाती है। राइट, दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्स जेड एक्सिस। और ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया मेरा ना, ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, ठीक है, वाई एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर, और ये वाला एक्सिस भी इससे परपेंडिकुलर। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और यहां से ये तीन एक्सिस मिलके जो चीज बनाते हैं उसको अपन प्लेन नहीं कहते हैं। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके जो चीज बनाते थे उसको अपन प्लेन कहते थे। क्या कहते थे? प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, याद है? और जब तीन एक्सिस मिलके कुछ चीज बनाते हैं तो उसको अपन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस। यानी कि 3D के अंदर हर एक चीज की स्पेस में बात की जाएगी, 2D के अंदर हर एक चीज की प्लेन में बात की जाती थी। जैसे पॉइंट, तो पॉइंट प्लेन पर है। मैंने कहा लाइन, लाइन प्लेन पर है। मैंने कहा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्लेन पर है। मैंने कहा ट्रायंगल, ट्रायंगल प्लेन पर है। हर एक चीज कहाँ होता था? प्लेन पर होता था। लेकिन 3D स्पेस में मैं जो भी कहूंगा, जैसा भी कहूंगा, मैं पॉइंट भी कहूंगा तो वो स्पेस में लटक रहा है कहीं, मैं कहूंगा लाइन तो लाइन भी स्पेस में लटक रही है कहीं, मैं कहूंगा ट्राइंगल तो ट्राइंगल भी स्पेस में लटक रहा है कहीं। हर एक चीज की बात कहाँ की जाएगी? स्पेस में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? स्पेस में। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये डिफरेंस है 2D से 3D आने में, कि हम प्लेन की बात नहीं करेंगे, स्पेस की बात करेंगे। स्पेस के अंदर बहुत सारे से प्लेन्स भी लटक रहे हैं, जो प्लेन्स अपन पहले पढ़ के आए हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेन्स भी स्पेस में लटक रहे हैं। ठीक है ना, लटके हुए उड़ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि फ्री वेक्टर्स हैं सारे, तो वेक्टर्स की मदद से वो सब भी उड़ रहे हैं। ओके चलो, हाँ जी, बात करते हैं थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं। तो 3D के अंदर जो पहला टॉपिक और जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो तो पूरा का पूरा वेक्टर अलजेब्रा का रिवीजन है। वेक्टर अलजेब्रा का क्या है? रिवीजन। देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। अब पहले एक बार शुरू करने से पहले थोड़ा लाइन के बारे में बताते हैं। तो 2D के अंदर हम लाइन कैसे पढ़ते थे और 3D के अंदर कैसे पढ़ रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्या है वो देखो। 2D के अंदर हम लाइन ऐसे पढ़ते थे कि दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और कोई भी लाइन होती थी लाइक दिस, ये कोई लाइन हो गई। तो 2D के अंदर हम ऐसे पढ़ते थे कि एक लाइन का जो भी होता है, एक लाइन के पास जिंदगी भर की जो भी कमाई होती है वो दो ही चीजें होती है। एक तो होता है उसका स्लोप, जो कि अपन टेन थीटा करके निकालते थे, और एक होता है उसका इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के साथ, जिसको अपन वाई इंटरसेप्ट कहते थे, याद है? वाई इंटरसेप्ट। तो इसकी जिंदगी भर की कमाई दो ही चीजें हैं 2D के अंदर। 2D के अंदर इसकी जिंदगी भर की कमाई क्या है? दो ही चीजें। मतलब एक लाइन का अगर आप 2D के अंदर स्लोप जानते हो और वाई इंटरसेप्ट जानते हो, उसका सब कुछ जानते हो आप, इससे आप इक्वेशन भी बना पाते थे, याद है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये c होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है c, और जो आपका स्लोप होता है वो होता है m। m को यहाँ रखो, c को यहाँ रखो, उससे उसकी इक्वेशन बन जाती थी। डिस्टेंस निकाल, दो पॉइंट्स को काट के डिस्टेंस निकाल लेता था, कुछ 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 बहुत कुछ कर पाते थे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट था 2D में, ये कॉन्सेप्ट था 2D में। एक और चीज, 2D के अंदर जो लाइन थी उसकी दो डायरेक्शंस होती थी, एक इधर और एक इधर।
अपन हालांकि डायरेक्शन की बात ही नहीं करते थे वहां पे, मान लेते थे अंडरस्टूड की डायरेक्शन जो लाइन है वो दोनों साइड्स पे है ना इनफाइनाइटली जो है मूव कर सकती है, बढ़ सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, ऐसे बात करते थे। अब बात करते हैं सर 3D में लाइन के क्या मायने होंगे। तो 3D में फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस कितनी है हमारे पास, 3। ये तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, अंदर इसके स्क्रीन के अंदर चले जाए तो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस और इधर की साइड एक्सटेंड करते हैं तो नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस और नीचे की साइड एक्सटेंड करते हैं तो नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है साहब। अब क्या होता है कि जो 3D में बेटा लाइन बनती है लाइक दिस, जो 3D में लाइन बनती है, बन गई है लाइन। लाइन को अपन सिंगल लेटर से डिनोट कराते हैं, बताया ना, जैसे लाइन एल। मान लो 3D में कोई लाइन बन गई, लाइन एल, ठीक है। तो बेटा 3D के अंदर जो लाइन बनेगी ना, उसको मैं बाय डिफॉल्ट डायरेक्टेड लाइन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, डायरेक्टेड लाइन बोलूंगा। समझ में आ गई बात। यानी मैं 3D में लाइन को वेक्टर के नजरिए से देखूंगा। समझ आया। वेक्टर क्या था, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट था। वेक्टर क्या था, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट था। लाइन क्या है 3D के अंदर, 3D के अंदर लाइन क्या है, बोलो क्या है, डायरेक्टेड लाइन। 3D के अंदर लाइन क्या है, डायरेक्टेड लाइन। 2D के अंदर डायरेक्टेड नहीं थी। 2D के अंदर तो लाइन लाइन थी, उसकी डायरेक्शन की बात नहीं करते थे अपन। बस अपने को मोटा मोटा ये पता रहता था कि इधर इधर कितना भी बढ़ा दो, बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है। लेकिन 3D के अंदर में लाइन की डेफिनेशन, मतलब लाइन को मैं मानूंगा ही क्या, डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, तो डायरेक्टेड लाइन होगी तो उसकी या तो डायरेक्शन इधर होगी, दो डायरेक्शन से हो सकती है लाइन की, दो तीसरी तो डायरेक्शन हो नहीं सकती, मतलब लाइन बना दी मैंने तो एक डायरेक्शन इधर होगी, एक डायरेक्शन इधर होगी। अब मैं जब इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज की बात करूंगा, तो क्योंकि ये डायरेक्टेड लाइन है तो डायरेक्टेड लाइन या तो इधर होगी या इधर होगी, तो टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूंगा, वन सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस की बात नहीं करूंगा। एक तो इस डायरेक्शन में और एक, देखो वेक्टर का तो डायरेक्शन फिक्स होता है, वेक्टर का तो डायरेक्शन फिक्स होता है, या इधर, लेकिन लाइन की तो दो डायरेक्शन है। लाइन की तो दो डायरेक्शन है ना, लाइन और वेक्टर में ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा फर्क है। थोड़ा ध्यान से समझे, है ना। लाइन एक ऐसी चीज है जो इनफाइनाइटली इधर और इधर मूव हो रही जा रही है, एक्सटेंड हो जा रही है। वेक्टर क्या है, उसका एक टुकड़ा है, लाइन सेगमेंट है, वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वेक्टर। वेक्टर की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, इधर या इधर, एक ही बात करो, या तो इधर या इधर। जबकि लाइन क्या है, लाइन की दो डायरेक्शन, क्या है, दो डायरेक्शन है। तो जब भी मैं लाइन कहूंगा तो उसको मैं क्या कहूंगा, डायरेक्टेड लाइन। क्या कहूंगा, डायरेक्टेड लाइन। तो जैसे वेक्टर है तो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस होते थे, वैसे लाइन के भी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि वो भी डायरेक्टेड लाइन हो गई, वो भी क्या हो गई, डायरेक्टेड लाइन हो गई। अब जैसे वेक्टर का तो डायरेक्शन, वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज तो फिक्स नहीं होते थे, नहीं होते थे ना, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस फिक्स होते थे, याद करो। वेक्टर के क्या फिक्स होते थे, डायरेक्शन कोसाइंस फिक्स होते थे, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज फिक्स नहीं होते थे। लाइन के बताओ क्या क्या फिक्स होंगे, सोच के बताओ। वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस फिक्स होते थे, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज फिक्स नहीं होते थे, वो बदलते रहते थे, क्योंकि वो क्या था, लेमडा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, तो लेमडा लेमडा चेंज करे जाओ, प्रोपोर्शनल होते थे, तो डायरेक्शन रेशियोज अलग 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 मिलते जाते थे। ये तो होता था वेक्टर में। व्हाट अबाउट ए लाइन, लाइन की क्या चीज फिक्स होगी, डायरेक्शन रेशियोज फिक्स होंगे या नहीं होंगे, या डायरेक्शन कोसाइंस फिक्स होंगी या नहीं होंगी, बताओ। देखो डायरेक्शन रेशियोज तो वेक्टर के भी फिक्स नहीं थे, तो इसके भी क्या फिक्स होंगे, लेमडा टाइम्स बढ़ते जाएंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज तो इसके भी फिक्स नहीं है। इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज यहाँ आ सकते हैं, इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज यहाँ आ सकते हैं। बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। तो वेक्टर का तो डायरेक्शन कोसाइन फिक्स था, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन फिक्स नहीं है। यहाँ पे एक सेट नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेंगे, दो सेट मिलेंगे, क्योंकि लाइन की दो डायरेक्शन होती है। वेक्टर की तो एक ही डायरेक्शन थी, फिक्स था, या तो इधर या इधर, इधर तो अलग वेक्टर, इधर तो दूसरा वेक्टर है, फिर वो इधर तो अलग वेक्टर है वो, और इधर एक्चुअली वेक्टर ही दूसरा है वो। समझ में आई बात। अगर मैं इसको वेक्टर ए कहता हूं तो इधर वाले को वेक्टर ए नहीं कह सकता, इसको नाम देना पड़ेगा, दूसरे दूसरा वेक्टर है तो इसको वेक्टर बी सी कुछ अलग नाम देना पड़ेगा। तो एक डायरेक्शन का एक डायरेक्शन कोसाइन फिक्स हो गए, इसके दूसरे फिक्स होंगे, वो थोड़ा ना रहेंगे, चाहे तो इसी के नेगेटिव हो, वो बात अलग है, लेकिन वैल्यूज तो दूसरी होंगी ना, 2 है तो इधर -2 होगा, 3 है तो -3 होगा। जबकि लाइन की एक डायरेक्शन नहीं होती, लाइन की एक और दो डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन होती हैं। तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस का सेट एक नहीं बनता है, कितना बनते हैं, दो। दो, हाँ
ठीक है, अब इस पे भी बात करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एक एंगल है, तो वो तो फिक्स होने चाहिए, दो क्यों हो रहे हैं ऐसे पूछ रहे हो आप। अब आप ध्यान से सोचिएगा बेटा, 2D के अंदर, 2D के अंदर एक लाइन, 2D के अंदर एक लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ एक ही एंगल बनाती थी, वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ एक ही एंगल बनाती थी। 3D के अंदर एक लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ भी एक नहीं दो एंगल बनाती है। बताऊं कैसे? लेट अस से ये है एक प्लेन, मतलब ये स्पेस, स्पेस के एक्सेस मान लो। तनीषा आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में? यस सर, यस सर। प्रियांशी का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसका कोसाइन रेशियो होता है, जैसे कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो एंगल तो एक ही बना, एंगल तो एक ही बना, तो डायरेक्शन कोसाइन का सेट भी एक ही होना चाहिए भाई, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा एक ही होना चाहिए। लेकिन अभी अपन ने उस वे में सोचा नहीं। अब आप सोचो, लेटस से ये है मेरी एक एक स्पेस मान लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये इमेजिनरी जेड एक्सिस मान लो, राइट? ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट क्या है? ओरिजिन। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस थी ना, ये लाइन को मैंने यहाँ प्लेस किया, एक्स वाई प्लेन पे प्लेस कर दिया, ये एक्स वाई प्लेन है, इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 यहाँ प्लेस किया। देखना ध्यान से, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसको पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मान रहे हो ना आप, ये है नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का, एक एंगल तो ये, एक एंगल ये। बन रहे नहीं बन रहे? चेक करो, एक एंगल ये, एक एंगल ये। 2D में बनेगा, मेरी बात सुनो, 2D में बनेगा, लेकिन 2D में पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानूंगा, एक डायरेक्शन मानूंगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानूंगा, क्योंकि वहां पे लाइन स्पेस में नहीं लटक रही है, वहां पे लाइन एक प्लेन पर है, उसका उसका जो जीवन है, उसकी जो उसका संसार ही वो प्लेन है, इसका संसार ये प्लेन है। यहाँ पे तो ये लाइन हवा में ऊपर जा सकती है, वहां पे तो जा नहीं सकती ना, वहां पे तो ये ही इसका संसार है, तो मैं केवल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानूंगा, ये वाली मानूंगा ही नहीं। यहाँ पे तो केवल यही थोड़ी ना, अभी तो इधर भी है, अभी तो उधर भी है, इधर भी है, तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में ये मानूंगा बेटा, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, यहाँ पे है ना, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, तो ये वाला और ये वाला एंगल, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ही है, ये इस लाइन के साथ दो एंगल बना रही है। और कौन से दो एंगल बनेंगे? अंडरस्टूड है, अगर एक अल्फा बनेगा तो दूसरा 180 माइनस अल्फा बनेगा, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। तो एक तो अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दूसरा सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस कॉस 180 माइनस अल्फा, कॉस 180 माइनस बीटा, कॉस 180 माइनस गामा। एंड ऑल ऑफ यू नो कि 180 माइनस अल्फा पे या 180 माइनस बीटा पे कॉस लगाएंगे तो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव एंड माइनस कॉस गामा। यानी कि ये चीज भी फिक्स हो गई कि जो दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। यार अंडरस्टूड है ना, लाइन की दो डायरेक्शन है ना, एक इधर एक इधर। आप सोचो वेक्टर होता तो इस साइड जाने वाले वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते और इस साइड जाने वाले वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले डायरेक्शन जो वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एक दूसरे के नेगेटिव होते नहीं होते। अब मेरे पास लाइन है, मेरे पास लाइन है, लाइन की तो ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, तो इस एज ए लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे इस डायरेक्शन के हिसाब से जो होंगे इस डायरेक्शन के हिसाब से उसके जस्ट नेगेटिव होंगे, लेकिन वो भी उसी लाइन के होंगे। ऐसा नहीं कहूंगा सर इस साइड वाली तो दूसरी लाइन है, नहीं भाई, लाइन की तो दो डायरेक्शन होती है, ये एक ही लाइन है। वेक्टर के केस में तो वेक्टर चेंज हो जाता है, ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है। लाइन के केस में तो इधर जा रही है इधर जा रही है, वो एक ही लाइन की बात हो रही है। एक लाइन के अंदर दो वेक्टर्स, दो डायरेक्शन वाले वेक्टर छुपे हुए हैं। वेक्टर्स तो उसमें भी इनफाइनाइट है, वेक्टर तो बेटा एक लाइन सेगमेंट होती है, इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन डायरेक्शन वाइज तो दो ही वेक्टर्स हैं, एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन टाइप के वेक्टर्स छुपे हुए हैं। इसीलिए दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एक लाइन में। क्लियर है? हाँ, डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो इनफाइनाइट सेट होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे, डायरेक्शन रेशियोज की बात करें। क्लियर है? ठीक है, अब कुछ नोट डाउन कर लेते हैं, ये बातें होपफुली आपको समझ में आ गई, ठीक है ना?
तो देखो इधर एक बार इधर स्क्रीन पे देख लो, लेट अस से कि ये लाइन जो है इसके साथ ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है, इसके साथ बीटा एंगल बनाती थी, तो ये भी मैं पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस की बात करूंगा क्योंकि अभी स्पेस की बात हो रही है। अभी किसकी बात हो रही है? स्पेस की बात हो रही है। तो 180 माइनस बीटा ये भी पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के साथ ही बना हुआ एंगल है, क्योंकि अब इसका संसार प्लेन पे नहीं सीमित है, स्पेस पे आ चुका है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस देखो हम क्या करते थे ना, वहां पे तो हमारा फिक्स होता था, यहाँ पे हम लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं इधर उधर इधर उधर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्री वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रही है बात? ये जो लाइन है और उसके पैरेलल चाहे से ओरिजिन से भी पास होने वाली लाइन है, तो उन उन दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? तो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम उसको इधर लाके इमेजिन कर सकते हैं कि इधर से नहीं समझ आ रहा तो उधर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस से कि मैं इस लाइन को ओरिजिन पे शिफ्ट कर देता हूं और फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वो जो लाइन थी ना, सेम वही लाइन है बेटा, मैंने बस उसको ये लो ओरिजिन पे शिफ्ट कर दी। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है? ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाला, और दूसरा एंगल बता सकते हो? चलो पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के साथ आपको दिख रहा होगा ये वाला, और दूसरा इधर वाला कौन सा? अगर ये वाला एंगल है तो इमेजिन करो, देखो ये इमेजिन करो ये वाला। ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस के साथ अगर ये एंगल बना रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस का दूसरा एंगल कौन सा बनेगा? ये वाला चेक करो, जेड एक्सिस पॉजिटिव साइड ऊपर है ना, तो उसके साथ एक एंगल ये बन रही है और एक एंगल ये बन रही है। समझ आया? समझ आया? ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी मैंने एक्स एक्सिस से बना दिया, यहां तक ही रहेगा, लाइन तक रहेगा। ठीक है अभी? ठीक है, और पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस हो गया। अब क्या बचा? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, ये वाला एंगल बन रहा है। दूसरा एंगल बता सकते हो कौन सा बन रहा है? कौन सा वाला? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही ये जेड की तरफ ये वाला एंगल। अब आप देखो इमेजिन करना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ये है और उसके साथ ये वाला एंगल ऐसे बन रहा है, तो एक एंगल ये वाला बने। ठीक है, इसका और इसका समान 80 हो रहा है ना, ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, बट ये चीज समझ में आ गई ना कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस के साथ ही 3D में दो तरह के एंगल्स बनते हैं। एक लाइन का, एक लाइन की बात कर रहा हूं अभी मैं, एक लाइन दो एंगल्स बनाती है। क्लियर है? चलो अब कुछ नोट डाउन करते हैं। लिखिए, 3D में फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन है वो लाइन नहीं है, वो डायरेक्टेड लाइन। क्या है वो? डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन तो वेक्टर होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, वैसे वेक्टर लाइन नहीं होता है, बट उसके कॉन्सेप्ट सारे वैसे ही लगेंगे। तो मैंने ब्रैकेट क्या लिखा है? वेक्टर। वेक्टर इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि हर एक चीज आपको अपन वेक्टर से कोरिलेट करेंगे। ठीक है ना? क्या लिखता है? लेट एल बी अ लाइन, लेट एल बी अ लाइन which makes angle alpha beta and gamma with the coordinate axis x axis y axis and z axis respectively, then क्या होगा? देखो इतना, let L be a line which makes angles alpha beta and gamma with the alpha beta and gamma with the coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, क्योंकि ये क्या है, दूसरे सिस्टम से कॉपी की हुई है फाइल, तो कॉपी करने के प्रोसेस में अक्षर बिगड़ जाते हैं इसके। प्रिंटेड फॉर्म नहीं है ना, हैंड रिटन है। कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, मैं नरेट भी कर रहा हूँ वैसे साथ के साथ। हाँ जी, लिखिए यहाँ तक। देन क्या होगा? इफ ए लाइन इज मेकिंग angle alpha beta and gamma with the coordinate axis that is x axis y axis and z axis, that is coordinate axis कौन कौन से होते हैं? x axis y axis and z axis respectively, then क्या होगा?
उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हम ऐसे देंगे, एल एम एन, वैल्यू क्या होगी उसकी, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल, then direction cosines of line L are given by one second. Then direction cosines of line are given by एल एम एन से डिनोट कराते हैं। एल की वैल्यू क्या होती है, cos अल्फा, एम की वैल्यू क्या होती है, cos बीटा, एन की वैल्यू क्या होती है, cos गामा। एंड इसके बगल में लिखो, दो सेट बनेंगे ना, एंड सेकेंड सेट बनेगा माइनस एल बराबर, वो कैसे बनेगा, cos पाई माइनस अल्फा माइनस एम cos पाई माइनस बीटा एंड माइनस एन बराबर cos पाई माइनस गामा। ये सेकंड सेट बनेगा। हालांकि अपन जनरली बात दूसरे सेट की करेंगे नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है ना कॉन्सेप्ट। देखो जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं तो छोटी मोटी बातें बहुत सारी क्लियर पूरी डिस्कस करते हैं, जब फ्लो में आ जाते हैं क्वेश्चन तो छोटी मोटी बातों का इतना रोल नहीं रह जाता, बात ही नहीं करते उस पर। तो अपन जब बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की तो एक ही सेट की बात करेंगे क्वेश्चन में जब पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन से अगर वो एल एम एन है तो दूसरा सेट क्या बनेगा, अगर वो एल एम एन है तो दूसरा सेट ये बनेगा, राइट। मान लो उसका नाम कुछ और रख दिया तो फिर दूसरे सेट का नाम भी उसी हिसाब से चेंज होगा। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। और डायरेक्शन रेशियोस जो होते हैं उनको डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड डायरेक्शन रेशियोस और वी कैन से डायरेक्शन नंबर्स ऑफ लाइन एल and direction ratios or we can say direction numbers, ब्रैकेट में डायरेक्शन नंबर्स, इस चैप्टर में डायरेक्शन रेशियोस को डायरेक्शन नंबर्स भी कहेंगे, ठीक है। ऑफ लाइन L are any three numbers which are proportional to direction cosines. They are any three numbers which are proportional to what, direction cosines. Which are proportional to direction cosines. ये सब अपन ने वेक्टर में पढ़ा था, याद है। पहली एक्सरसाइज तो वेक्टर का रिवीजन है एक तरीके से। तो देखो L बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी इक्वल टू के होगा विच इज ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, विच इज ए, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट। फाइन, ठीक है। अब इसके बीच में रिलेशन कैसे निकल जाता है कि L की वैल्यू क्या हो जाती है, A इंटू के, M की वैल्यू क्या हो जाती है, B इंटू के, और N की वैल्यू हो जाती है C इंटू के। तो यहां से कुछ समझे, यहां से आप क्या समझे कि अगर आपके पास A, नहीं अगर आपके पास, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, वन सेकेंड, इसको आप ऐसे मत लिखो बच्चों, इसको आप उल्टा करके लिखो। सुनो, ए ऊपर एल नीचे। वैसे तो देखो एक ही बात है, क्योंकि के जो है जरूरी थोड़ी ना के टू ही हो, के वन बाय टू भी हो सकता है ना होने में, तो लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाएगी। तो आप इसको उल्टा करके लिखो। लिखो ए बाई एल इक्वल टू बी बाय एम इक्वल टू सी बाय एन। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको एल एम एन गिवन है, अगर आपको एल एम एन गिवन है
तो आप कोई भी डायरेक्शन रेशियोज का सेट बना सकते हो। कैसे? किसी भी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। ये सपोज करो आपको एलिमेंट गिवन हो, आपको ए बी सी बनाना है। क्या बनाना है? ए बी और सी बनाना है। क्या करोगे? ए इक्वल टू जो डायरेक्शन कोसाइन गिवन है एल, उसको किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से, जो डायरेक्शन कोसाइन गिवन है एम, उसको भी उसी नॉन जीरो कांस्टेंट से, जो डायरेक्शन कोसाइन गिवन है एन, उसी को उस नॉन जीरो कांस्टेंट से। और जहां पे के की वैल्यू क्या होती है, अब सुनो, देखो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी। के की वैल्यू क्या होगी? वो जो नॉन जीरो कांस्टेंट होता है ना बेटा, उसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे के की ये वैल्यू हो जाती है। लिखो। लिख लिया? वेयर के इज इक्वल्स टू दिस। बस वही बात है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ही है। जो नीचे वाला दिख रहा है ये क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ही है। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट रुको, ये बुक में एल बाई ए ही लिखा हुआ है यार बुक में। देखो मेरी बात सुनो, डिपेंड करता है कि आपको एल से ए निकालना है या ए से एल निकालना है। सिंपल सी बात है। अगर आपको एल से ए निकालना है, यानी डायरेक्शन कोसाइन से आपको क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियोज। तो आप क्या करोगे? डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए जो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, उस डायरेक्शन कोसाइंस का क्या कर दोगे? किसी भी स्केलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो और एलएमएन निकालना हो, डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो और क्या निकालना हो? एलएमएन। तो जो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है ना, उसका रूट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके रूट के सम का स्क्वायर कर देंगे, जिसको अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बोलते थे, याद है? पर यहाँ पे तो ये लाइन है, तो अपन कह नहीं सकते कि इसका ये मैग्नीट्यूड है। अपने को तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है एक तरीके से, जैसे वेक्टर के होते हैं वैसे लाइन के भी होते हैं। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का सम का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन बोलने में अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड है। लाइन का कोई मैग्नीट्यूड थोड़ा होगा। अपने अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि ये क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, उसके स्क्वायर का सम का रूट है। और उससे फिर क्या कर देंगे, अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो फिर एल एम एन, जैसे वहां पे डायरेक्शन कोसाइंस मिलते थे, सेम उसी लॉजिक से यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइंस मिल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे बेटा आप बिल्कुल बुक के हिसाब से ही चलो, वापस आप चेंज करो उसको, और ना भी करो तो चलेगा, बट एक बार बुक के हिसाब से ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। यही लिखा था पहले शायद, देखना एक बार। ये कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस को जब अपन डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट निकल के आएगा के। ठीक है, अब यहाँ पे इस के की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे इस के की वैल्यू क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और रेशियोस गिवन है, क्या गिवन है? डायरेक्शन रेशियोस गिवन है, तो सबसे पहले तो आप वो के निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वो के की वैल्यू क्या होगी? प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय जो भी आपको डायरेक्शन रेशियोस गिवन है ना, ए बी सी, उसके स्क्वायर का सम का रूट, उसके स्क्वायर का सम का रूट। अब आपको देखो एल निकालना है ना, तो एल की वैल्यू यहां से क्या हुई? ए इंटू के। एल की वैल्यू क्या हुई? ए इंटू के। ए तो ये रह गया और के की वैल्यू ये है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय दिस, एन की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है? अभी बताया है, एक सेट नहीं बनेगा, दो सेट बनेंगे। एक उसी का पॉजिटिव जो बन रहा है वो तो बन ही रहा है, एक उसी का जस्ट नेगेटिव। तो आप इसी लैंग्वेज में इसको नोट डाउन करो, करो फटाफट।
L equals to A into K, M equals to B into K, and N equals to C into लिख लिया। चलिए आगे। तो अब क्लियर है, अगर किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे बोलो। अगर किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे? स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करके, ठीक है ना। जैसे सपोज करो एबीसी गिवन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम का रूट कर देंगे, फिर ए को डिवाइड करेंगे तो पहला डायरेक्शन कोसाइन, बी को डिवाइड करेंगे दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, सी को डिवाइड करेंगे तीसरा डायरेक्शन कोसाइन। एक सेट ये बन गया, दूसरा सेट एग्जैक्टली उस सेट का नेगेटिव हो जाएगा, तो दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन हमको मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। बेटा आप ये नोट करके, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है बट आप ये नोट करके लिख लेना कहीं पर भी कि एक लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है ना। लाइन ऑलवेज हैज टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन रेशियोस इनफाइनाइट सेट्स होंगे। डायरेक्शन रेशियोस क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट्स। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, ऐसा गिवन है, वो 2 पॉइंट सपोज करो हमको गिवन है जहां से वो पास कर रही है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियोस एंड बाकी चीजें कैसे निकालते हैं? ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सपोज करो देयर इज अ लाइन, सपोज करो देयर इज अ लाइन, ये लाइन है, स्पेस में लटक रही है, ये 2 पॉइंट से पास करती है। देयर इज अ पॉइंट ए, देयर इज अ पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है मान लो x1 y1 z1, क्योंकि जब भी पॉइंट की बात करेगा, जब भी पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन की बात करेगा, देखो 2D में जो पॉइंट होता था उसकी आइडेंटिफिकेशन होती थी उसके कोऑर्डिनेट्स, 3D में जो पॉइंट होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके कोऑर्डिनेट्स तो होते ही हैं, बट उसका पोजीशन वेक्टर भी होता है। पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ना, जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बना है, वो भी उस पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन है। उसको पॉइंट को लोकेट करने के लिए अगर मैं उसका पोजीशन वेक्टर बताऊं तो भी वो लोकेट हो रहा है। 2D में तो केवल कोऑर्डिनेट से लोकेट होता था, ठीक है, 3D में कोऑर्डिनेट से होगा, बट आप देखो कि ज्यादातर 3D के अंदर है ना, पॉइंट की परिभाषा कोऑर्डिनेट से ना देके पोजीशन वेक्टर से ज्यादा देता है, क्योंकि 3D में लाइन को देखते ही वेक्टर की नजरिए से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। तो सपोज करो ये इसके दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स हैं, उसके तीन तीन कोऑर्डिनेट्स, 6 कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। तो अब इस लाइन का, लेट अस से एक लाइन है, अब इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे? अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस में शॉर्ट में डीसी बोलूंगा ना, कैसे निकालेंगे, और डायरेक्शन नंबर्स या फिर डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकालेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सा लॉजिक बताऊं, 2 पॉइंट से गुजर रही है ना, ये 2 पॉइंट से गुजर रही है ना, इन 2 पॉइंट से बनने वाला वेक्टर बना लो, इन 2 पॉइंट से बनने वाला, ठीक है। आपने कहा था सर 2 पॉइंट से बनने वाला वेक्टर बना दो, ये लो बना दिया मैंने, बना दिया। वेक्टर क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बना दिया। अब इस ए बी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना, वही इस लाइन एल के भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अच्छा, ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कौन सा बड़ी बात है? सपोज करो आप ए बी वेक्टर से वेक्टर कौन सा बनाते हैं? टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस, आगे बोलो, z2 माइनस z1 के कैप। यही तो बनाते। अगर ये वेक्टर बनता तो इसके डायरेक्शन रेशियोज यही तो होते, यही तो होते। यानी कि क्या क्या होते? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यही इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अरे यही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, यही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज का सेट एक थोड़ी ना बनता है, डायरेक्शन रेशियोज का सेट एक थोड़ी ना बनता है, इनफाइनाइट बनते हैं। तो इस लाइन पर भी कोई दो ही पॉइंट्स थोड़ी ना है, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ते जाओ और डायरेक्शन रेशियोज का सेट बनता जाएगा ना, बनता जाएगा नहीं बनता जाएगा। हाँ, इन 2 पॉइंट की मदद से मुझे ये मिला है,
कल को 2 पॉइंट चेंज हो जाए, कल को 2 पॉइंट चेंज हो जाए तो और चेंज हो जाएगा। तो कभी भी किसी लाइन के आपसे डायरेक्शन रेशियोस पूछेगा ही नहीं वो, क्योंकि फिक्स ही नहीं है। क्या पूछेगा पता है? डायरेक्शन कोसाइंस पूछेगा। क्या पूछेगा? तो डायरेक्शन कोसाइंस बता दो। जो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस थे वही इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं आप? इसका इसका इसका, सपोज करो ये है ए, सपोज करो ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो आप क्या करते हैं? इसका 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 स्क्वायर करके सम करके रूट करते हैं अभी, और फिर उससे डिवाइड कर देते तो डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाते हैं। तो वो का वही काम आप यहाँ करोगे। लेटस से कि x2 माइनस x1 तो करोगे ही करोगे, डिवाइडेड बाय, अगर मान लो उसको एबीसी मान लो एक बार के लिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम का रूट। ये पहला डायरेक्शन कोसाइन। दूसरा y2 माइनस y1 और ये पूरे तामझाम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस पूरी बात को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दूं क्या? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। कोई दिक्कत है क्या? दूसरा डायरेक्शन कोसाइन बोलना y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। और तीसरा z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब सुनिएगा जरा। ये क्या है बेटा? डायरेक्शन कोसाइन से क्या है ये, और ये क्या थे? डायरेक्शन रेशियोस थे ना। अब क्लास में एक चिंकी पढ़ती है तो एक मिंकी भी पढ़ती है, यानी दो तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना क्लास में। हाँ, तो उसने साहब क्या किया कि सर आपने कहा था कि ए और बी से वेक्टर बनाओ, तो उसने वेक्टर ए बी ना बना के वेक्टर बी ए बना दिया। भाई उस टाइप के स्टूडेंट भी तो होंगे ना क्लास में। एक ने तो ए बी वेक्टर बनाया, आपने कहा ए और बी से वेक्टर बनाओ, आपने थोड़ा ना कहा कि टर्मिनल पॉइंट क्या लो इनिशियल पॉइंट क्या लो। तो उसने क्या बना दिया? वेक्टर बी ए। अब वो वेक्टर बी ए की नजरिए से लाइन एल को देख रही है, तो उसी के डायरेक्शन रोसाइंस रेशियोस इसके डायरेक्शन रेशियोस मान रही है, उसी की डायरेक्शन कोसाइंस उसके डायरेक्शन कोसाइंस मान रही है। तो वो डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकाल के आएगी बताओ? वो कैसे निकालेगी? x1 माइनस x2, राइट? मतलब वो वेक्टर कैसे बनाएगी? x1 माइनस x2 y कैप प्लस, आगे बोलो, y1 माइनस y2 जे तो लगाओ, पहले के पे पहुंच गए क्या, प्लस z1 माइनस z2 के कैप। तो उसके हिसाब से डायरेक्शन रेशियोस कितने क्या होंगे? x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2। उसके हिसाब से डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, ठीक है। दूसरा y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए एंड z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। कोई मुझे बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और बी ए अलग अलग है क्या? एक ही तो है, ए से लेके बी तक की लंबाई या बी से लेके ए तक की लंबाई अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर पार्ट तो दोनों सेट का सेम है, न्यूमरेटर पार्ट चेक करो एक दूसरे के नेगेटिव। x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 का नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव और ये इसका नेगेटिव। तो मैं कह तो रहा हूं भी दो सेट बनेंगे, एक चिंकी के हिसाब से एक मिंकी के हिसाब से। क्लियर है? ठीक है ना, समझ आया? तो डायरेक्शन रेशियोस, अच्छा डायरेक्शन रेशियोस के कितने सेट बनेंगे? इनफाइनाइट बना ले, इनफाइनाइट बना ले, क्योंकि दो पॉइंट की बात कर रहा है, दो पॉइंट फिक्स थोड़ी ना है कौन से दो पॉइंट है। कल को पॉइंट चेंज हो जाए तो डायरेक्शन रेशियोस चेंज हो जाएंगे, बट याद रखना डायरेक्शन कोसाइन चेंज नहीं होंगे, डायरेक्शन कोसाइन चेंज नहीं होंगे। आपको अगर यकीन ना हो तो एक लाइन बनाओ, उसके 10-15 पॉइंट मार्क कर लो, कोई भी दो पॉइंट से डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, फिर दूसरे किसी दो पॉइंट से डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, फिर तीसरे किसी दो पॉइंट से डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, सेम ही निकलते जाएंगे। हाँ, एक दूसरे के नेगेटिव निकल सकते हैं अगर इधर से और इधर से। अगर आप सारे के सारे इस डायरेक्शन में मान रहे हो तो एक ही सेट वही सेम सेट बनता जाएगा, और आप इस डायरेक्शन के मान रहे हो तो फिर उसका नेगेटिव निकलता जाएगा। ठीक है, वो एक अलग बात है भाई, दो सेट निकलेंगे फिक्स, तीसरा सेट नहीं निकलेगा। क्लियर है? हाँ, डिफरेंस चेंज होगा तो नीचे मैग्नीट्यूड भी फिर उतना ही लोगे। सपोज करो आपने ए बी लिया तो बी माइनस है, तो मैग्नीट्यूड भी ए बी का। आपने कोई सी डी ले लिया तो आप कह रहे हो सी डी का डिफरेंस लूंगा, तो मैग्नीट्यूड भी तो सी डी का ही लोगे। सेम मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएगा, वो रेशियो सेम आएगा, उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय वो मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, और इधर ए और बी का डिफरेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वो सेम आएगा। समझ में आई बात? इधर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी अलग अलग आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो सेम आएगा, वो अलग अलग आएगा, बट
उसको उससे डिवाइड कर रहे हो और इसको इससे डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो रेशियो मिल रहा है ना, जिसको अपन डायरेक्शन कोसाइन बोल रहे हैं, वो सेम आएगा। इज दिस क्लियर सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? ठीक है, तो ये तो थी समझाने वाली बात, अब कुछ लिख लो। Let L be a line passing through 2 points P, x1, y1, z1, and Q, x2, y2, z2. These are 2 points x1, y1, z1, x2, y2, z2. Then direction cosines of PQ. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ ब्रैकेट में मैंने लिख लिया लाइन L। इससे पता है क्या समझ आया कि जो PQ वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, ये वेक्टर बनाओ, ये PQ लिखा हुआ है ना, एक मिनट रुको, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन, अरे यार, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर PQ ही लाइन L के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। आर गिवन बाय व्हाट? L इक्वल टू, लिख लिया यहां तक, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा। ये तो तब जब एंगल गिवन थे, अभी आपको क्या गिवन है? 2 पॉइंट्स गिवन है, x1, y1, z1, x2, y2, z2। तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय PQ। यहाँ पे PQ लाइन सेगमेंट मान रहा है वो, है ना। अगर आप वेक्टर लिखो तो कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ। यहाँ पे PQ क्या मान रहा है बेटा? वो लाइन सेगमेंट मान रहा है, तो लाइन सेगमेंट की लंबाई को तो PQ से डिनोट कराएंगे ना, इसलिए डिवाइडेड बाय PQ। अब आप वेक्टर में इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि थोड़ा सा एनसीईआरटी के पैटर्न पे चल रहा हूँ, एनसीईआरटी ने इस तरीके से इसका डेफिनेशन दी है। हाँ लिख लो, या तो आप देखो ऐसे लिख लो, कंफ्यूज मत होना, या तो आप PQ लिख लो, या फिर आप PQ को वेक्टर बना रहे हो तो फिर उसका मैग्नीट्यूड लिख लो, या तो आप ऐसे लिख लो, और या आप सिंपली आप PQ लिख लो। बात एक ही है ना? ठीक है। वेयर PQ की लंबाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का सम का रूट, का सम का रूट। अब आप कहोगे सर 2 सेट बनते थे ना यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा, एक बार बता दिया ना, अब बार बार उस दूसरे सेट का जिक्र नहीं करूंगा कि उसका नेगेटिव बनेगा। ठीक है ना, जैसे आप कॉस अल्फा को कॉस पाई माइनस अल्फा लोगे, कॉस बीटा को कॉस पाई माइनस बीटा लोगे, कॉस गामा को आप कॉस पाई माइनस गामा लोगे, तो एक और सेट तैयार हो जाएगा नेगेटिव जस्टिस का। ठीक है ना, तो उसका जिक्र ना भी करें तो माइंड के अंदर वो बात फिट रखना एक जगह कि दूसरा सेट भी है। ठीक है ना, चलिए, तो PQ की लंबाई क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वेयर PQ इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहां तक लिख लिया? यहां तक एक बार यहां तक लिख के स्टॉप होना। यहां तक लिखिए, चलो नेक्स्ट देखो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियोस ऑफ PQ आर गिवन बाय, बट ये कुछ चीज समझ में नहीं आई मुझे, एक बार एनसीईआरटी का रेफरेंस लेते हैं। PQ के डायरेक्शन रेशियोस क्या होंगे? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ये रहा, देखो ये क्या कह रहा है कि अगर P और Q से दो पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है ना, PQ से अगर P और Q पॉइंट से अगर एक लाइन पास हो रही है 2 पॉइंट से, तो आप उसके जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, वो तो सिंपली क्या ले सकते हो, या तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, एक सेट ये ले सकते हो,
दूसरा सेट क्या ले सकते हो, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2, ये दूसरा सेट ले सकते हो। बट मैं तो ये कहता हूं कि ये p और q दो पॉइंट गिवन है, इसलिए आप ये दो सेट ले पा रहे हो। इसका मतलब ये है नहीं कि इस लाइन के दो ही सेट हैं, इस लाइन के अंदर इनफाइनाइट सेट्स हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। अब ये केवल और केवल डायरेक्शन रेशियो इस लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है जो पी से शुरू होकर क्यू पे खत्म हो रही है, इसीलिए ये डायरेक्शन रेशियोज के दो सेट बन रहे हैं, एक सेट ये बन रहा है और दूसरा सेट क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है ना। तो फिर आप लिख सकते हो लाइन सेगमेंट के सेंस में लेना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू लिखा है मैंने। पी क्यू मतलब क्या होता है, पी क्यू मतलब लाइन सेगमेंट पी क्यू, है ना, आर गिवन बाय, लिख लो या तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और लगा के लिख लो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z1, ये दूसरा सेट। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। और नोट डाल के लिख लो, ये तो आपको मैं पता नहीं कितनी दिनों से लिखवा रहा हूँ, ये नोट तो 2-3 बार तो लिखवा दिया शायद, है ना। बट ये नोट है ही इतना इंपॉर्टेंट कि बार बार लिखवाना पड़ता है, फिर से लिख के बताते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एल स्क्वायर, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है ये नोट एक्चुअली, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहां तक हो गया सभी का। अब ये तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके एक्सरसाइज नंबर 2 से रिलेटेड है, तो 1.1 का अपन ने इंट्रोडक्शन कर लिया है, ठीक है। फटाफट से देखो 1.1 को, आ जाओ एक्सरसाइज में। देखो एक चीज इधर और देख लो एक बार फटाफट, देखो ये इसका सम क्यों 1 होगा, वैसे तो कई बार बता चुके हैं, एक बार लास्ट टाइम और बताते हैं। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम 1 क्यों होगा, एल एम एन की वैल्यू क्या निकाली, इधर देखो एल एम एन की वैल्यू क्या निकाली है आपने, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो इसका स्क्वायर करके और फिर सम करोगे तो 1 आएगा नहीं आएगा, सोचो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर, अब पी क्यू की वैल्यू ये लिखी है ना आपने, तो उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, दैट मीन्स पी क्यू का स्क्वायर में केवल ये चीज निकल के आएगी, फिर इधर भी ये चीज, दूसरे में भी ये चीज, तीसरे में भी ये चीज, और तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो एलसीएम जब आप लोगे तो केवल न्यूमरेटर पार्ट प्लस होगा, और न्यूमरेटर पार्ट क्या क्या प्लस होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z2 का स्क्वायर, इसको प्लस करेंगे तो फिर डिनोमिनेटर भी सेम ही आ गया, सेम आ गया, तो सेम से सेम करके आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलते हैं एक्सरसाइज। 5 मिनट की भी एक्सरसाइज नहीं है। इफ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द लाइन विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन कोसाइंस किससे निकालना है बेटा, एंगल से निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मार्क करते हैं अपन, एल एम एन, वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो इट इज कॉस 90 डिग्री, it is cos 135 degree and it is cos 40। ठीक है, तो cos 90 डिग्री क्या होता है, 0, cos 135 डिग्री क्या होता है 180 माइनस 45, यानी कि माइनस का 1/√2, माइनस cos 45 के बराबर होता है ना। अरे cos 135 डिग्री क्या होगा, cos 180 माइनस 45, दैट मीन्स माइनस cos 45, दैट मीन्स माइनस 1/√2, और cos 45 डिग्री प्लस 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हो गए वो क्या होंगे, 0, माइनस 1/√2, 1/√2। क्या एक ही सेट बनेगा, क्या एक ही सेट बनेगा, क्या दूसरा सेट भी बनेगा। इन सब के आगे माइनस लगाओ, माइनस कॉस अल्फा, या फिर यूं करो कॉस ऑफ 180 माइनस अल्फा, कॉस ऑफ 180 माइनस बीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस गामा, ठीक है। वो वाला सेट बनाओ फटाफट से। दूसरा सेट बनेगा माइनस एल, माइनस एम और माइनस एन का। वो कैसे निकलता है साहब, वो ऐसे निकलता है कॉस पाई माइनस अल्फा
कॉस पाई माइनस बीटा, हालांकि निकलेगा उसका नेगेटिव ही, लेकिन जब एंगल से निकाल रहे हो तो फिर पूरा ढंग से निकालो, पाई माइनस गामा कॉस पाई माइनस अल्फा, यानी कि 180 माइनस 90 करेंगे, ठीक है ना, पाई माइनस 90 करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस पाई माइनस 135 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस पाई माइनस 45 करेंगे। तो बताओ भाई, बताओ भाई, कॉस पाई माइनस 90, पाई क्या है 180, 180 माइनस 90 90, तो कॉस 90 हो गया है, तो वापस 180 माइनस 135 ये हो गया 45, और 180 माइनस 45 ये हो गया 135, और इन तीनों की वैल्यू अभी अभी निकाली है। cos 90 की तो जीरो ही निकाली थी, cos 45 की देखो क्या निकाली थी 1/√2, और cos 135 की क्या निकाली थी -1/√2। तो ये जो दूसरा सेट बना देखो ध्यान से, 0, 1/√2, -1/√2, जो पहला सेट है उसी का नेगेटिव बना है, एग्जैक्टली बना है ना, एंगल से भी निकाल के बता दिया, वही सेम सेट बना है, मतलब उसका नेगेटिव सेट बना है। तो ये दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होंगे इस लाइन के। देखो एंगल से दूसरा सेट निकालने का तरीका है, जो एंगल है ना, माइक ऑफ करो, जो एंगल है ना उसको 180 से माइनस कर दो। जैसे मान लो एक एंगल 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो दूसरी तरफ से क्या बनाएगा 150 डिग्री। तो cos 30 निकालो और cos 150 निकालो, तभी तो दो सेट मिलेंगे। तो एक बार तो देखो मैंने क्या निकाला, जैसे cos 45 निकाला, तो दूसरी बार मैंने क्या निकाला cos 135 निकाला, फिर cos 135 निकाला तो cos 45 निकाला, और 90 180 माइनस 90 90 होता है, तो इधर से भी cos 90 निकला और उधर से भी cos 90 ही निकला। तो यहां से तो ये सेट मिला और वहां से वो सेट मिला, लेकिन ये सेट और ये सेट एक दूसरे का नेगेटिव मिला, ये इसका नेगेटिव और ये इसका नेगेटिव। हाँ होता है, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है। तो आप या तो देखो cos पाई माइनस, जैसे ये लिखा है ना आपने यहाँ पे, या तो आप इस cos पाई माइनस 90 को लिख दो माइनस cos 90, ठीक है, ये और इसको क्या लिखोगे बोलो माइनस cos 135, और इसको क्या लिखोगे बोलो माइनस cos 45। तो मुझे बताओ माइनस cos 90 अगेन जीरो ही होगा, माइनस cos 135, cos 135 क्या था -1/√2, तो ये +1/√2 ही होगा, ठीक है। और cos 45 क्या था 1/√2, तो माइनस cos 45 क्या था -1/√2। आंसर तो वही आ रहा है, इनका नेगेटिव थोड़ा ना आ रहा है, ठीक है भाई। देखो मेरे पास अगर cos, इधर देखो स्क्रीन पे, मेरे पास अगर cos पाई माइनस थीटा है तो आप उसको क्या लिखते हो, लेकिन थीटा की वैल्यू है तो माइनस करके लिख दो ना। जैसे कि cos पाई माइनस आपके पास है 30 डिग्री, तो नो डाउट आप इसको लिख सकते हो माइनस cos 30 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री वैल्यू है ना आपके पास, तो 180 माइनस 30 कितना होता है cos 150 होता है ना। तो आप सीधे cos 150 लिखो या माइनस cos 30 लिखो, बात तो एक ही, वैल्यू तो दोनों की सेम है। मेरे पास वहां पे वैल्यू थी 90 135, तो मैंने डायरेक्ट माइनस करके ही लिख दिया, वैल्यू तो वही आई। समझ रहे हो बात को, क्लियर है ना। देखो एल एम एन तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ, माइनस एल माइनस एम माइनस एन में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि नीचे वालों को मैंने एल एम एन से डिनोट कर दिया, नीचे वालों को मैंने किससे डिनोट कर दिया एल एम एन, तो ऊपर वालों को मुझको उस हिसाब से किससे डिनोट करना पड़ेगा माइनस एल माइनस एम माइनस एन से डिनोट करना पड़ेगा। इसको मैंने इससे डिनोट कराया सेट को, इसलिए इस सेट को किससे, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इसके आगे माइनस नहीं लगा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो एलिमेंट की वैल्यू आई है उसके आगे मैं माइनस लगा के आंसर निकाल रहा हूं, आंसर निकालने के लिए माइनस एल की वैल्यू मैं ये मान रहा हूं, कॉस पाई माइनस अल्फा करके मैं माइनस एल, भाई माइनस एल को मैं की वैल्यू निकालने के लिए मैं एल उठा के माइनस लगा रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं माइनस एल निकालने का फॉर्मूला बन गया क्या कॉस पाई माइनस अल्फा। अब ये तो केवल डिनोट करने का तरीका है, इसको भूल जाओ, आप cos पाई माइनस अल्फा को सोल्व करो, वो माइनस एल की वैल्यू है, ठीक है क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर इक्वल एंगल्स बन रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के, अच्छा क्लास 9 आ चुकी है,
बता तो दिया करो, बता दिया करो भाई। हम लोग क्या है, भावनाओं में बह जाते हैं, याद नहीं रहता हमको टाइम मैम का। ठीक है चलो, तो फिर फटाफट से करो। फाइंड द डायरेक्शन एक्सक्यूज कोसाइन। मी सर, हाँ कौन? सर पीछे, सर कनिष्का, हाँ सर पीछे आंसर शीट में एक ही सेट दे रखा है। हाँ कोई बात नहीं है, एक ही सेट दे रखा हो, आप एग्जाम में 2 सेट निकाल के आना। ठीक है, आप एग्जाम में 2 सेट निकाल के आएंगे। क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूँ, चैप्टर में जनरली एक ही सेट का जिक्र हो रहा है, जब अपन टेक्निकल बिल्कुल डिटेल में घुस जाते हैं तब अपने को 2 सेट के बारे में सोचना पड़ता है। बाकी हर जगह बात एक ही सेट की जाती है। ठीक है, अच्छा, और 2 सेट जो है, मेरी बात सुनो, डायरेक्शन कोसाइंस आपसे पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइंस का आंसर क्या है बताओ? 0, -1/√2, 1/√2। दूसरा सेट क्या आया? 0, 1/√2, -1/√2। तो एक कारण ये भी हो सकता है एक ही सेट बोलने का, क्योंकि सेम ही तो नंबर्स आ रहे हैं बदल बदल के। ठीक है, मैंने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं, बोला राम श्याम मोहन। मैंने कहा कि कितने बच्चे हैं, तो अगर वो कहेगा मोहन राम श्याम, बात तो एक ही है। तो यही शफल करके आ रहे हैं, तो उस ये भी कारण हो सकता है कि डायरेक्शन कोसाइन सिंपली पूछ ले कि क्या क्या होंगे, ये 3 ही नंबर होंगे। कभी ये 3 नंबर इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, कभी ये 3 नंबर उस तरीके से अरेंज्ड होंगे। ठीक है ना? जब नंबर्स ही डिफरेंट हैं तब आपको 2 सेट ही बताने, नहीं तो आप तो फिक्स मान लो आपको तो हमेशा 2 सेट ही बताने, बात खत्म, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। हाँ जी, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंगल्स इक्वल बन रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, जो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, वही जेड एक्सिस। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, एल एम एन निकालो। एल इक्वल टू क्या होता है? कॉस अल्फा। एम इक्वल टू क्या होता है? कॉस बीटा। एन इक्वल टू क्या होता है? कॉस गामा। ये क्वेश्चन शायद वेक्टर वाले चैप्टर में भी आया था। ठीक है, अब वो एंगल क्या होगा वो तो आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप रिलेशन यूज करोगे। क्या रिलेशन है आपके पास? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो एल स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और क्योंकि अल्फा बीटा गामा सेम है, तो मैं इसको भी कोस स्क्वायर अल्फा लिख देता हूं, मैं इसको भी कोस स्क्वायर अल्फा लिख देता हूं, और मैं इसको भी कोस स्क्वायर अल्फा लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/3। तो कोस अल्फा क्या हो जाएगा? 1/√3 प्लस और माइनस 1/√3। ठीक है ना, प्लस और माइनस 1/√3। तो आपसे क्या पूछा था उसने? आपसे एल एम एन पूछा था, तो एल भी वही, एम भी वही, एन भी वही, प्लस और माइनस 1/√3, प्लस और माइनस 1/√3। अगेन आप 2 सेट बताएंगे, तो 2 सेट आप कैसे बताएंगे? एक बार तो बताएंगे 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3, तीनों प्लस में। एंड दूसरा सेट क्या बताएंगे? -1/√3 कॉमा -1/√3 कॉमा -1/√3, क्योंकि नंबर से अलग हो गए ना, इधर के 3 नंबर इधर के 3 नंबर से अलग हैं। देखो, हमने गैस किया था कि ये लॉजिक हो सकता है, तो ये लॉजिक है। उस टाइम नंबर सेम थे, तो उसने कहा भी उसी का तो शफल होके आ रहा है, वो आंसर तो वही 3 आ रहे हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल? अच्छा, एंगल के केस में अगर आपको दूसरा सेट निकालना हो तो वो करो फिर, पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई, बिकॉज लेकिन अब अपन समझ गए कि जो एलएमएन आता है वो उसी का नेगेटिव आता है, इसलिए अब अपन बार बार पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा नहीं करेंगे। वो तो तब करना जब एक्जैक्टली एंगल गिवन हो, 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, तब तो आप पूरा करके बताना 180 माइनस 30 फिर 180 माइनस 90 इस तरीके से। अब अल्फा बीटा गामा तो गिवन है नहीं, तो आप सिंपली एलएमएन निकालो और उसी का नेगेटिव कर लो। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। If a line has a direction ratios this what are its direction cosines? बताया था कि अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज को सपोज करो मैंने ए बी सी से मार्क कर लिया, ए बी सी, और ये ए बी सी अगर गिवन है -18 12 और -4 ये गिवन है, तो सबसे पहले आप एक के की वैल्यू निकालते हैं। एक के था ना हमारे पास वहां पे, उस के की वैल्यू निकालते हैं, उस मतलब वो जो कांस्टेंट था जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा था। तो के की वैल्यू क्या होती थी? 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो भी डायरेक्शन रेशियो, और प्लस और माइनस और लगता था इसका क्या ना, तो प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, बोलो, -18 का स्क्वायर
प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, करो स्क्वायर और सम करके बताओ। तो प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 324, 144 और 16 का सम का रूट करो, प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 160 और 324 कितना हुआ 484। 484 का रूट क्या होता है, सीधा ही लिख दूं 22। ठीक है, तो प्लस और माइनस 1/22, ये तो आ गई के की वैल्यू। अब सुनो, अब डायरेक्शन रेशियो आपको चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते थे, डायरेक्शन कोसाइंस याद है, L इक्वल टू A डिवाइडेड बाय नहीं ए के, L इक्वल टू ए के, ऐसे निकालते थे। अब A इंटू के, ए क्या है -18, इंटू के करोगे तो के क्या आया 1 डिवाइडेड बाय 22, और वो भी प्लस और माइनस, तो L की वैल्यू हो जाएगी -18 को एक बार प्लस 1/22 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। पहली बात तो किससे कटेगा, 9 टाइम्स 11 टाइम्स, तो एक आंसर तो आएगा -9/11 और दूसरा आंसर आएगा +9/11, क्योंकि प्लस और माइनस में आ रहा है ना के, तो L की वैल्यू या तो ये हो गई। चलो M निकालते हैं, M कैसे निकलेगा, BK, M कैसे निकलेगा BK, तो B क्या है आपका 12 इंटू K क्या है आपका प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 22, ये कितने से कटा 6 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, तो एक तो आंसर आ जाएगा +6/11 और एक आ जाएगा -6/11। फाइन, लास्ट निकालो C, मतलब N, सॉरी C की मदद से N यहाँ निकाल देता हूं, तो N निकालूंगा मैं C के, N निकालेंगे C के, C क्या है आपके पास, C है माइनस, फोन आ रहा है -4 इंटू, अच्छा बस मुश्किल से 2 मिनट और 5 मिनट और मान लो, प्लस और माइनस -2 11, -2/11 और 2/11, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ N। तो वापस अगेन देखो, दो सेट मिल रहे हैं, पहला सेट तो मिल रहा है, बोलो पहला सेट कौन सा है, देखो पहला सेट है -9/11, 6/11 एंड -2/11। दूसरा सेट कौन सा है, 9/11, -6/11 एंड 2/11। देखो इस बार पीछे एक आंसर है कि दो आंसर है, इस बार एक ही है। देखो -9/11, 6/11, -2/11, एक सेट ये है। दूसरा सेट क्या है 9/11, -6/11, इस बार तो फिर दो सेट देने चाहिए थे अदरवाइज, लेकिन हम तो दो ही सेट देंगे ना और लगा के, तो ये दो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे इस लाइन के, क्योंकि लाइन की दो डायरेक्शंस होती है बेटा, है ना, सिंपली बात है। तो हम दो सेट बनाएंगे, वेक्टर की तो एक ही डायरेक्शन होती थी, तो हम एक ही सेट बनाते। चलें अगले क्वेश्चन पे, क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, पहले वो कांस्टेंट के निकालेंगे जिससे उसको मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट के निकल गया, कांस्टेंट के से फिर हर एक डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और कांस्टेंट के हमेशा प्लस और माइनस में निकलेगा, इसलिए सेट भी हमेशा दो ही बनेंगे। ठीक है, देखो घूम फिर के चीज वही आ रही है, क्वेश्चन किस हिसाब से शुरू कर रहे हो एंड कर रहे हो वो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता जा रहा है। शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। अच्छा जी, पिछले क्वेश्चन में, पिछले चैप्टर में अपने 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करने का क्या तरीका देखा था, वेक्टर फॉर्म से। हम क्या बना देते थे, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर बी सी। फिर अपन क्या कर देते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। इस बार अपन क्या करेंगे, ये वाला तरीका नहीं चुनेंगे, इस बार अपन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करने का तरीका ये चुनेंगे कि अपन क्या करेंगे, लेट अस से ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास, ए बी एंड सी। हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बी तो बनाएंगे, वेक्टर बी सी भी बनाएंगे, और वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी को अपन क्या कर देंगे, कोलिनियर प्रूव कर देंगे। अब दो वेक्टर्स कोलिनियर कैसे प्रूव होते हैं, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स, देखो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये दोनों एक दूसरे के कोलिनियर कब होंगे, जब ये इसका लैम्डा टाइम्स। अब ये जहां से खत्म हो रहा है, ये वाला वहां से शुरू हो जाए ऐसे, तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। वेक्टर कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है, वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, वेक्टर कोलिनियर तब होते हैं जब एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स हो। ये दोनों भी कोलिनियर है, ये दोनों वेक्टर्स भी कोलिनियर है, लेकिन ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब है, जब ये बिल्कुल एक लाइन में है। आपको अभी पॉइंट्स कोलिनियर करने हैं,
तो आप क्या करोगे, वेक्टर कोलिनियर कर दोगे। वेक्टर कोलिनियर करके फिर आप एक लाइन और लिख दोगे कि इसका टर्मिनल पॉइंट उसका इनिशियल पॉइंट है, दैट मीन्स ये 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, चलिए तो ए क्या है आपका, वेक्टर ए भी बनाओ। 2 3 4 -1, तो -1 -2 दिस मच ऑफ आई कैप, प्लस -2 -3 दिस मच ऑफ जे कैप, प्लस आगे बोलो 1 -4 दिस मच ऑफ के कैप। बोलो तो क्या आंसर आएगा, -3 आई कैप, -5 जे कैप, -3 के कैप। चलो सिमिलरली वेक्टर बीसी बनाओ। अब सीधे बना देता हूं मैं इसको, वेक्टर बीसी बना दो। 5 -1 यानी कि 4 आई कैप, नहीं 5 -1 यानी कि 6 आई कैप, 8 -2 यानी कि 10 जे कैप, और 7 -1 यानी कि 6 के कैप। क्लियरली यू कैन सी कि ये इसका क्या है, वेक्टर ए बी जो है, क्लियरली जो है वेक्टर बी सी का -1/2 टाइम्स है। यस और नो, चेक करो। BC को 6 को -1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 आएगा ना। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया वेयर वेयर, हाँ उल्टा भी लिख सकते हैं, BC AB का इतना टाइम्स, लेकिन आप कोशिश ये करो कि ये टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, समझ में आई बात। जो वेक्टर बना रहे हो अगला, एक वेक्टर बना रहे हो, अगला वेक्टर उसका जिसके टर्मिनल पॉइंट को उसको इनिशियल पॉइंट बनाओ। भाई ये वेक्टर AB थे, ये वेक्टर BC थे, तो अभी तो ये क्या थे, कोलिनियर वेक्टर्स थे। लेकिन अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, कोलेट कर रहे हैं, तो इस वेक्टर को उठ के वहां आना पड़ेगा, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि 3 पॉइंट्स ये क्या है, कोलिनियर। ठीक है, क्लियर है। तो वेयर BC इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, वेयर सॉरी वेयर -1/2 इज ए नॉन जीरो स्केलर। पहले बात तो आप ये लिखोगे। इस बात से क्या साबित होगा, इस बात से ये साबित होगा कि वेक्टर AB एंड वेक्टर BC आर कोलिनियर। अभी केवल वेक्टर कोलिनियर प्रूव हुए हैं, याद रहे, वेक्टर AB एंड वेक्टर BC आर कोलिनियर। अब एक बार वेक्टर प्रूव हो गए कोलिनियर है, बट साथ में एक पॉइंट और है कि पॉइंट B इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ वेक्टर्स। पॉइंट B, चलो आप जाओ, पॉइंट B इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ वेक्टर्स। So we can say points A, B, C are collinear. Points A, B and C are collinear. ठीक है, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है ना। प्रियांशी जाओ, आप भी जाओ, इस तीसरे 5th क्वेश्चन का फिर आप, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है कि पहले तो आप क्या करोगे, पहले तो आप क्या करोगे कि वेक्टर को कोलिनियर करोगे। वेक्टर कोलिनियर कैसे करोगे, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स कर दिया, वेक्टर कोलिनियर हो गया। फिर आप एक लाइन लिखोगे, यहां तक तो वेक्टर कोलिनियर हुआ है, यहां तक तो वेक्टर कोलिनियर हुआ है। अब क्या लिखोगे कि पॉइंट B जो है दोनों वेक्टर्स का कॉमन पॉइंट है, पॉइंट B जो है दोनों वेक्टर्स का कॉमन पॉइंट है और वेक्टर कोलिनियर है। इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स भी क्या हैं, कोलिनियर। देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। क्लियर। Okay students, so this was question number 5 और question number 4। इस तरीके से पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। एंड नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। अब आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल है आपके पास, लेट अस से ABC एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, ए को ले लो 3, -5, -4, बी को ले लो आप -1, 1, 2 एंड सी को ले लो आप -5, -5, -2। ये 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है अपने को, 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको ट्राइंगल के। आपको क्या करना है, इसकी साइड्स, अब इसकी साइड्स कौन कौन सी होगी, साइड AB हो जाएगी, साइड BC हो जाएगी, साइड AC हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड AB के आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, फिर साइड BC के चाहिए और साइड AC के चाहिए। ठीक है, तो साइड AB क्या एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं अपन, उसी तरीके से अपन निकालेंगे। पहले लाइन सेगमेंट AB के डायरेक्शन रेशियोस निकालेंगे
और फिर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। एंड दो सेट बनेंगे, एक तो ए की ए से बी की तरफ आओ और एक बी से ए की तरफ जाओ, इस तरीके से दो सेट बनेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सपोज करो मैं ए बी वैक्टर बना रहा हूँ, वेक्टर ए बी बना रहा हूँ। या फिर आप सिंपली करो ना, वेक्टर की फॉर्म में मत लिखो, सिंपली लिखो। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे, है ना। तो डी आर शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, डी आर ऑफ ए बी, क्लीन कर देता हूं थोड़ा इसको मैं। डी आर ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे देखो, यहां से लिखना शुरू करो, चलो शुरू से ही। डी आर्स ऑफ ए बी डायरेक्शन रेशियोज है ना, ये कैसे निकालेंगे अपन। अगर ए बी वैक्टर होता तो बी माइनस ए कर देता, यानी कि -1 -3, -1 -3 कॉमा, और 1 -5, एंड तीसरा कैसे निकलता 2 -4, 2 -4। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाता, आंसर आ जाता -1 -3 यानी कि -4, कॉमा 1 -5 यानी अगेन -4, कॉमा 2 -4 यानी कि 6। तो ये सेट बनता है एक डायरेक्शन रेशियोज का। ठीक है, और लगा देता हूं मैं, और क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज का सेट बी माइनस ए से भी बन सकता है, ए माइनस बी से भी बन सकता है, यानी कि 3 -1, कॉमा 5 -1, एंड तीसरा -4 -2 से बन सकता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, 3 + 1 हो जाएगा 4, 5 -1 हो जाएगा 4, एंड -4 -2 हो जाएगा -6। तो देखो उसी का नेगेटिव बना है। तो ये दो सेट तो हो गए आपके डायरेक्शन रेशियोज के। अब दो सेट से आप क्या कर दोगे, दो सेट डायरेक्शन कोसाइंस के निकाल लोगे। ठीक है, सिमिलरली आप बाकियों के भी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। एक बार डायरेक्शन रेशियोज का काम खत्म करते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, इसके भी दो सेट बना दो। बी सी, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो पहले सी में से बी माइनस करके निकाल देता हूँ। तो -5 -1 यानी -5 + 1 यानी कि 4, कॉमा -5 -1 यानी कि -6, कॉमा और -2 -2 यानी कि -4, कॉमा एक सेट ये, और दूसरा सेट अब इधर से इधर -1 -5 यानी -1 + 5 यानी कि +4, 1 -5 यानी कि +6, और 2 -2 यानी कि +4। कुछ गलती हुई, कुछ गलती हुई, कुछ गलती हुई, क्या गलती हुई, यहाँ गलती हुई कि यहाँ गलती हुई, फर्स्ट वाला गलत निकाला। हाँ, -1 -5 यानी -1 -5, गलती पहले हुई थी, अभी सही है देखो। -1 -5 यानी -1 + 5 हो जाएगा और +4। अब सही निकला है, पहले गलती करी थी देखो। -5 -1 यानी -5 + 1, पहले -4 आता, अभी सही है 4 6, यानी पहले सारे नेगेटिव थे, अभी तीनों पॉजिटिव है। और सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड AC कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड AC कैसे निकालेंगे, -5 -3, पहले सी में से माइनस करके निकाल लेते हैं, -2, और -5 -5 यानी कि -10, और -2 -4 यानी -2 + 4 यानी कि +2। और दूसरा सेट निकाल लो, वैसे तो उसका नेगेटिव ही है बट कॉन्सेप्ट से चलते चलो। 3 -5 यानी 3 + 5, ये से निकाल रहे हो ना, ये पहले वापस पहला वाला हमेशा गलत निकाल रहे हैं अपन। -5 -3, पहले अपन ने कैसे निकाला, सी में से ए को माइनस करके निकाला, -5 -10 -2 -1, हाँ तो ये पहला वाला फिर से गलत निकाल दिया। -5 -3 तो -8 होगा ना भाई। हाँ चलो, अब दूसरा सेट निकालते हैं। 3 -5 यानी +8, 5 -5 यानी +10, और -4 -2 यानी -4 + 2 यानी कि -2। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज के सेट निकल गए ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, लेकिन आपसे उसने डायरेक्शन कोसाइंस के सेट मांगे। देखो एक चीज याद रखना, लाइन जो होती है उसके दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हैं, लाइन के इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, वेक्टर के इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन, नहीं वेक्टर की भी लंबाई तो फिक्स हो गई ना, तो वेक्टर का तो सब फिक्स हो गया। वेक्टर के फिक्स सेट ऑफ, मतलब यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एंड यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। वेक्टर का तो फिक्स है क्योंकि वेक्टर की लंबाई फिक्स है, तो एक ही सेट है डायरेक्शन रेशियो का और एक ही सेट है डायरेक्शन कोसाइन का भी। ठीक है, और लाइन का बता ही दिया, इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एंड टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है,
तो ए बी लाइन सेगमेंट है, तो इसके क्या होंगे, दो सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, एक तो ए से लेके बी, एक बी से लेके, क्योंकि लाइन सेगमेंट को मैं डायरेक्टेड लाइन मानूं तो एक तो बी से ए बनेगी और एक ए से बी बनेगी, और मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया, तो दो सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एंड दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो के निकालना पड़ेगा। वो के कैसे निकालेंगे, ए बी के केस में, बी सी के केस में और ए सी के केस में। तो एक एक करके निकालो, के एल एम तीन कॉन्स्टेंट्स मान लो। चलो, तो के निकाल लेता हूं मैं। प्लस और माइनस कैसे निकलता है, वन डिवाइडेड बाय एक बार के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फिर बार बार नहीं लिखूंगा। प्लस और माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का सम का रूट का होल, और ये पूरी चीज होल डिवाइडेड बाय 1 हो रही है। इस तरीके से k निकलता है ना, तो इक्वल टू प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 क्या है, यही तो है, -4 माइनस 6, तो -4 का स्क्वायर प्लस अगेन -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का सम का रूट। सो इट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 16 32 16 16 32 32 एंड 36 32 एंड 36 विल गिव मी 3 और 3 6 68 रूट 68 को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या, 34 2 रूट 17, तो प्लस और माइनस 1 बाय 2 रूट 17, क्योंकि 17 4 जा 68 होता है, तो ये तो आ गया आपका k। सिमिलरली ये तो ए बी के लिए सपोज करो मैंने k निकाला, ये किसके लिए निकाला मैंने, लाइन सेगमेंट ए बी के लिए। लाइन सेगमेंट बी सी के लिए उस कॉन्स्ट, क्योंकि हर एक लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइंस निकालोगे तो एक कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, तो वो k निकला या तो ये ए बी के लिए, बी सी के लिए अपन उसको l मान लेते हैं, बीसी के लिए एल मान लेते हैं और उसके लिए फिर एम मान लेंगे, के एल एम नहीं, के एल एम नहीं मान सकते, K1 K2 K3 मानो भाई, कांस्टेंट जो है वो के ही रहेगा, K1। अब इसके लिए निकालो K2 इक्वल टू प्लस और माइनस, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, वही x2 माइनस x1, तो यहाँ पे 4 6 ये वाले हो जाएंगे, कोई से भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, देखना चाहे से ये वाला सेट ले लो चाहे से वाला सेट ले लो, ये k की K2 की वैल्यू वही आएगी। तो -4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -6 का स्क्वायर प्लस फिर -4 का स्क्वायर का सम का रूट प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 16 अगेन वही आ रहा है, तो 32 एंड 36 रूट 68 सेम ही आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 17। ठीक है, अब शॉर्ट में मैं यहाँ पे उसके लिए निकाल लेता हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है। शॉर्ट में मैं किसके लिए, एसी के लिए, एसी के लिए K3 हो जाएगा उसका नाम। LM इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि LMN तो फिर डायरेक्शन कोसाइंस के स्टैंडर्ड नोटेशंस हो जाते हैं ना, इसलिए। तो K3 1 डिवाइडेड बाय, देखो -8 का स्क्वायर सीधे कर देता हूँ, स्पेस की कमी है, तो 64 -10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 64 एंड 4 68 रूट ऑफ 168, रूट ऑफ 168 जो होगा वो क्या होगा, 84 then 42 then 21 में 3 into 7 3 6 7 42 2 रूट 42 होगा क्या, प्लस और माइनस भी होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 42 2 रूट 42, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 42। देखो 42 4 जा 4 2 जा 8 4 4 जा 16, और 42 को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, 42 को भी तो फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, 3 1 जा 3, 42 को नहीं कर सकते, 2 इंटू 3 इंटू 7 ही तो होता है, 2 3 जा 6 6 7 42 नहीं कर सकते, तो रूट 42 को रूट 42 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका K1 K2 K3, यानी कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए जो आपको
तीन कांस्टेंट सही होंगे क्योंकि तीन लाइन सेगमेंट्स है ना, तो तीन कांस्टेंट्स के मैंने वो कांस्टेंट्स निकाल लिए, तीन लाइन सेगमेंट्स के कांस्टेंट K1 K2 K3। अब अपन सबके अलग अलग निकालने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं मैं। तो बार बार पीछे देखना पड़ेगा यार, है ना। 1 सेकेंड, इसको सेव कर लेता हूँ एक बार, रुको। अब देखो, चलो तो अब ए बी के, बी सी के और ए सी के, इन तीनों के अपने को क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी निकालते हैं पहले। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए, तो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी को किससे डिनोट कराओगे आप, एल एम एन से। तो एल की वैल्यू क्या हो जाती है, अच्छा वो क्या था, ये डायरेक्शन रेशियोज जो थे ये क्या थे, ये थे ए बी सी। भाई ये तो हो गया ए बी सी, ये भी ए बी सी, ये भी ए बी सी। तो एक के मैं निकाल के बता देता हूँ, फिर बाकी के शॉर्ट में कर देंगे। तो क्या हो जाता था ए के, तो ए क्या था, ए था सपोज करो -4, -4 इंटू के क्या था, के था मतलब K1 लिखो यहाँ पे ना, एक K1। तो K1 क्या हो जाएगा आपका 1 डिवाइड प्लस और माइनस 2√17, प्लस और माइनस 1/2√17। मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 1, 2 से -2 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा बोलो, एक बार तो आएगा -2/√17 और एक बार प्लस और माइनस है तो हो जाएगा 2/√17। तो ये तो आ गया पहला डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली दूसरा क्या हो जाएगा, बी के वन। तो बी क्या था आपका, बी था -4, वो भी सेम ही था, प्लस और माइनस 1/2√। एक बात बताओ, अपन ने जो डायरेक्शन रेशियोज में 2 सेट निकाले ना, एक्चुअली उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, एक सेट से ही काम चल जाता। क्यों, देखो क्योंकि अपन के की वैल्यू प्लस और माइनस ले ही रहे हैं ना, तो प्लस से एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस मिल रहा है और माइनस से दूसरा सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस मिल रहा है। तो वहां पे फिर आपको 2 सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज लेने की जरूरत नहीं है। वैसे होते 2 सेट हैं, बट आप एक सेट से ही काम चला सकते हो। जैसे इसमें चला लिया -4 6 से, इसमें चला लिया -4 6 -4 से, इसमें -8 -10 2 से। ये जो सेकंड सेट है इसकी जरूरत नहीं है, कौन से वाले की, जैसे कि इसमें इसकी जरूरत नहीं है, इसमें इसकी जरूरत नहीं है और इसमें इस सेकंड सेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक पहला पहला सेट उठा लेते हैं अपन, और प्लस और माइनस वैसे ही कर ही रहे हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो 2 से वही -2 टाइम्स, तो ये तो सेम ही बन गया, -2/√17, क्योंकि -4 सेम ही था ना, तो फिर डायरेक्शन कोसाइन भी सेम ही बनेगा, 2√17। दूसरा सेट है ना, ठीक है। n इक्वल टू CK1, CK1 C क्या था 6, C था मेरा 6, तो 6 इंटू प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√17, 2 से 1, 2 से 3 टाइम हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय √17 और एक बार माइनस में -3 डिवाइडेड बाय √17। तो ये तो केवल डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी मिले हैं मुझे, ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी मिले हैं, एक सेट ये और दूसरा सेट ये। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सेकंड चीज निकालने वाला हूं मैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी। अब ये एक बार मैंने करके बता दिया, तो अब शॉर्ट में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी, जिसको आप वही एलएमएन से डिनोट कराओगे, तो एल की वैल्यू उसका जो ए होगा, उसको के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सपोज करो, वैसे तो देखो ए की लाइन होती है तो ए बी सी ले सकते हैं अपन, लेकिन 3 लाइन्स हैं तो डायरेक्शन रेशियोज भी 3, तो फिर एक काम करते हैं ना, इसको भी अपन क्या ले लेते हैं, A1 A2 A1 B1 C1, तो दूसरे के A2 B2 C2 हो जाएंगे। A2 और इसका कांस्टेंट भी है K2, सिमिलरली B2 और इसका कांस्टेंट K2, और सिमिलरली C2 और इसका कांस्टेंट K2। सॉल्यूशन पार्ट अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC का एक सेट पकड़ लो, डायरेक्शन रेशियोज का एक सेट पकड़ लो, और K2 में आपने वैसे प्लस और माइनस ले लिया है, तो -4 -6 -4 इनटू, अब इसका डायरेक्शन, इसका कांस्टेंट क्या था, इसका कांस्टेंट क्या था K2 कहाँ है, ये रहा,
प्लस और माइनस 1/2√17। अच्छा सेम ही आया था, K1 और K2 सेम ही आया था, यानी कि वो का वही करेंगे अपन, प्लस और माइनस 1/2√17। प्लस और माइनस मैं कॉमन में लिख लेता हूँ, स्पेस की कमी है इसलिए। ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं K2 से। K2 क्या है, प्लस और माइनस 1/2√17। देखो इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 से -2 टाइम्स कट जाएगा तो -2/√17 पहले का, कॉमा 2/√17। फिर दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 6 से मल्टीप्लाई होंगे तो -3/√17, कॉमा इसी का नेगेटिव, इसी का नेगेटिव आ जाएगा 3/√17। ठीक है, और तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा आपका -4 से वापस करोगे तो वही -2/√17, कॉमा 2/√17। चलो लास्ट में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC, इसको मैं, ये क्या था MN, तो इसको भी फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये L2 M2 N2, 3 है ना इसलिए 1 2 3 लगेगा ही लगेगा हर जगह। L1 L2 M2 N2, L2 M2 N2, और वो क्या था L1 M1 N1। तो तीसरे के क्या ले लेंगे अब अपन, L3 M3 N3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 इंटू K3, B3 इंटू K3 एंड C3 इंटू K3। ठीक है जी, तो A3 B3 C3 क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AC का कोई भी एक सेट पकड़ लो, ये रहा, -8 -10 और 2, -8 -10 और 2 इंटू, पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा वैसे भी, तो इंटू K3 क्या है, K3 ये रहा, प्लस और माइनस 1/2√42, प्लस और माइनस 1/2√42 इक्वल टू, ठीक है। तो पहले का निकालो, -8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बचता है -4, यानी कि -4/√42, और इसी का नेगेटिव 4/√42। ठीक है, ये तो पहला, ये तो हो गया मेरा पहला। दूसरा, अब करो -10 से, तो -5/√42, कॉमा 5/√42, और लास्ट वाला 2 से करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√42, कॉमा -1/√42। ठीक है, तो ये आ चुके हैं आपके 6 सेट मिलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के, क्योंकि हर एक लाइन सेगमेंट के 2 सेट मिलेंगे और टोटल लाइन सेगमेंट्स हैं 3 ट्राइंगल में, तो 6 सेट। ये इसका एक सेट, ये इसका एक सेट, इसमें ये सेट और ये सेट। आंसर मैच करना बहुत जरूरी है क्योंकि सेट बिल्कुल सेट होना चाहिए। ओके, तो एक बार मैं आंसर मैच करता हूँ, रुको, फिर अपन लीव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.1। हाँ जी, देखेंगे ध्यान से, है ना। देखो 5th क्वेश्चन का आंसर है बेटा, सबसे पहले पहली लाइन सेगमेंट, इसने 3 ही सेट दिए, मतलब इसने दूसरा सेट कंसीडर ही नहीं किया, ओगल दो। ठीक है, तो एक सेट कोई भी मिला लो फिर तो, जैसे इसने लिया -2/√17, -2/√17, 3/√17, ये ला पहला मैच हो गया, -2/√17, -2/√17, 3/√17, -2/√17, -2/3/17। दूसरा सेट नहीं लिया, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा आ जाओ, -2/√17, -3/√17 एंड -2/√17, ये लो दूसरा मैच हो गया, -2/√17, -3/√17, -2/√17, इसका भी इसने सेकंड सेट नहीं लिया। और लास्ट वाला 4/√42, अब लास्ट वाले में फिर इसने ये वाला सेट लिया, 4/√42, 5/√42 एंड -1/√42। तो सेट वाइज आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। और हमने क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस में हमेशा 2 सेट होते हैं, तो हमने 2 सेट लिए हैं और इन्होंने एक सेट लिया है। तो हम एग्जाम में लेकिन 2 सेट लेके आएंगे, याद रखेंगे आप सब लोग। डायरेक्शन रेशियोज में भी हम लोग 2 सेट लेके चलेंगे और डायरेक्शन कोसाइंस में भी। ये तो थे आपके डायरेक्शन रेशियोज के 2 सेट, 1 2 1 2 नहीं 1 2 1 2 1 2, ठीक है। और उसी हिसाब से K1 K2 K3 भी प्लस और माइनस में आ गया।
और ये हैं आपके डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी बी सी ए सी के दो सेट रेडी हैं बिल्कुल। ये आपका फाइनल आंसर। तो फुली सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो दिस वाज एक्सरसाइज नंबर 11.1, वेरी इजी एक्सरसाइज। मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट था 3D का, और इंट्रोडक्टरी पार्ट कम और वेक्टर का रिवीजन पार्ट ज्यादा है। तो ये मतलब वेक्टर को एक बार रिवाइज कर लिया अपन ने। और मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था जब आपको मैंने कहा था कि डायरेक्शन रेशियोस एंड डायरेक्शन कोसाइंस का बहुत बड़ा रोल है आगे बढ़ने के लिए। उधर तो क्वेश्चन ही नहीं थे, वेक्टर अलजेब्रा में इक्के दुक्के क्वेश्चन थे इन चीजों के, लेकिन यहाँ पे देखो शुरुआत ही इसने इससे करी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब आगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस जितनी भी चीजें अपन पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियोस का रोल रहेगा। ठीक है जी, तो 11.1 तक क्लियर है। क्या क्या सीखा 11.1 में हमने? लाइन, जो कि क्या होती है? डायरेक्टेड लाइन, उसके डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकालते हैं, उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। फिर हमने एक एक्स्ट्रा चीज और सीखी कि लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। जैसे इस केस में भी ट्राइंगल था, ट्राइंगल के साइड्स थी, तो जैसे ए बी है तो ए बी भी तो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो इस लाइन के ए बी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे, बीसी के कैसे निकलेंगे, एसी कैसे निकलेंगे, ये हमने आज इंट्रोडक्टरी क्लास में सीखा। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। कल अपन 11.2 का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस की बात करेंगे। आज अपन ने डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस की बात करी है, डायरेक्शन रेशियोस एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस की बात करिए। कल अपन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।